अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी बजट 2025-26 के अंदर तीन अहम मुतालबात टेक्सटाइल एसोसिएशन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मंजूर किए थे। उनके मुतालबात के ऊपर एक ऐलान किया था जिसमें एप्टमा थी, एप्टपमा थी, पावर लूम्स थे, स्पिनिंग साइजिंग एसोसिएशन थी। मुतालबा ये था कि पाकिस्तान के अंदर EFS का गैर कानूनी इस्तेमाल से बेजा दरामद हो रही है, यॉन की, ग्रे की और कॉटन की, जिसके ऊपर हुकूमत ने इनके मुतालबात को देखते हुए एक फ़ैसला किया कि दरामदी यॉन के ऊपर और ग्रे क्लॉथ के ऊपर 18% सेल टैक्स आयड कर दिया ताकि मकामी सनत मुतासर ना हो, जबकि कपास के ऊपर 10% सेल टैक्स आयड करने की मंजूरी दी गई। लेकिन उसके बाद ताहाल अभी तक 1 महीना होने को है, हुकूमत ने अपना वादा वफा नहीं किया और उस वादा वफा ना होने की वजह से SRO जारी ना हो सका, जिसे हम ये आम जुबान में कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, जिसके ऊपर दोबारा से एप्टमा ने ख़त याद दहानी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है कि देर आयद दुरुस्त आयद हर वक्त सही नहीं होता। इस वक्त देर हुई तो पाकिस्तान की मकामी सनत तबाह हो जाएगी, जो पहले से बंद पड़ी है, दोबारा चलने के लिए मुतलाशी है। ये ना हो कि ये भी 6 यूनिट्स के अंदर शामिल हो और पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगे। पाकिस्तान अपनी बरामदात मजमूई माली साल के अंदर $32 अरब शो कर रहा है, जिसमें दरामदात देखी जाए तो कई गुना उससे ज़्यादा है। तजारती खसारा $2 अरब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे पाकिस्तान अपनी कामयाबी करार नहीं दे सकता। हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान के तहत टारगेट है कि 4 साल के अंदर बरामदात को $60 अरब तक लेके जाना है रेमिटेंस के बगैर। लेकिन वो कैसे लेके जाया जाएगा, ये एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, क्योंकि हुकूमत अपने वादों पे वफा नहीं कर रही। और साथ ही बहुत सारे 5 अहम नुकात जिसके ऊपर चैम्बर्स की हड़ताल और फिर वापस लेकर उसके ऊपर मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी गई है, उसके नताइज क्या निकलेंगे। वहीद खालिक रामे सबसे पहले मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर भी हैं और साथ काउंसिल फॉर पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रामे साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये ज़रा बताइएगा कि सेल टैक्स के नफाज के ऊपर वो 3 जो नुकात थे, यॉन, ग्रे और कपास के ऊपर, वो ताहाल अभी SRO या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्या आप देख रहे हैं अगेती फसल आने को तैयार मौजूद है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम अपने ख़ुद मुख्तार हों, लेकिन वो अगेती फसल आएगी तो क्या जिनर उठाने के लिए तैयार है, स्पिनर चलाने के लिए तैयार है, पावर लूम ख़रीदने के लिए तैयार मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा यही तो अलमिया होता है कि हम लोग बजाय कौमी मफाद के फ़ैसले करने के और वो फ़ैसले किए जाएँ जिससे तमाम सेक्टर जो हैं वो एक विन विन की पोजीशन में आ सकें, ना कि आप किसी एक सेक्टर को जो है वो उसके ऊपर बेजा आप अपनी नवासियात करके उसका जो खमियाजा होता है वो आपकी इकॉनमी भी भुगतती है और आपकी डाउन स्ट्रीम सारी जो इंडस्ट्री होती है वो उस गलत फ़ैसलों से या उस गैर मुनसिफाना फ़ैसले की वजह से वो तमाम इंडस्ट्री जो है वो बेतहाशा सफ़र करती है और उस इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है सैकड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और लाखों लोगों का डायरेक्टली रोज़गार और सैकड़ों अरबों रुपए के गवर्नमेंट के टैक्सेस का इन्हिसार होता है। और ये बदकिस्मती की बात है कि बजट के अंदर अनाउंस किया गया कि यान की इंपोर्ट के ऊपर, कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर और ग्रे फैब्रिक जो है इसकी इंपोर्ट के ऊपर एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और 18% सेल टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो इससे पहले सूरत हाल EFS की वजह से हो चुकी थी कि वो 800 कंपनीज रजिस्टर्ड थी, वो 2100 कंपनीज हो गई, 250 हो गई। उनके मुकाबले में उस वक्त आप देखेंगे उससे ये सैकड़ों अरबों रुपए की लूटमार हुई है इसके अंदर। बबैना तौर के ऊपर इसमें सैकड़ों अरबों रुपए से लोगों ने अपने हाथ धोए हैं और उसका खमियाजा का भुगता कि आपकी इंपोर्ट बिल जो है वो ज़्यादा हो गया। और ये तो जब ये कच्चा चट्टा खुलेगा तो ये तब पता चलना है कि किस लोगों ने कितने कितने अरब रुपए का एक एक बंदे ने हाथ मारा हुआ है। और ये बेरहम लोग हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एट स्टेक रख के इन्होंने EFS के स्कीम का जो फ़ायदा था, क्योंकि एक्सपोर्ट चलेगी लामाला आपकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री चलती है, हम तो हर वक्त ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर 40, 60, 80, 100 काउंट का कपड़ा जो है जान मंगा के उससे कौन सा एक्सपोर्ट होती है? एक मीटर का एक्सपोर्ट नहीं होती 60 सिंगल के ऊपर या 80 सिंगल के जो धागे से कपड़ा बनता है उसकी। ये सब यहाँ के ऊपर फेक इन्वाइसिंग हुई है। इससे मैं समझता हूँ कि ये सैकड़ों अरबों रुपए का एक ना एक दिन तो इसका कच्चा चट्टा खुलेगा और ये पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पता चलेगा कि इनके साथ ये क्या हुआ है। और ये लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए ताकि ये एक दूसरे का हक खाने की बजाय एक दूसरे को
फ़ायदा भी पास ऑन करें, जिसका अल्टीमेट नतीजा होता है कि आपका लेबरर जो है, जिसकी ज़िंदगी पहले तंग है, वो लोग भी खुशहाली की तरफ आएँ, पाकिस्तान की हुकूमत भी आए। लेकिन यहाँ के ऊपर आप किसी एक सेक्टर को जब नवाजते हैं, उसका नतीजा यही निकलता है। अब भी हम हुकूमत को कहते हैं, जो एप्टमा ने कहा है कि वाकई हर वो चीज़ जो दे रहा है दुरुस्त नहीं होती। अगर आपने इसके ऊपर फैसला ना किया, जिस तरह 120 स्पिनिंग मिलें बंद है, आज आप लूम्स के ऊपर चले जाएं, ये 3 माह पहले इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब फैक्ट्रियां दोबारा एक जगह पे ऊपर खड़ी हो गई हैं। जो फाउंड्रीज चलना चाह रही थी या चलने लग गई थी नई लूम्स बनाने के लिए, वो दोबारा वो बंद होना शुरू हो गई हैं। तो ये आप बाहर का आप इम्पोर्टेड कॉटन जो है वो आपकी सस्ती आ रही है। आपको अगर 14 मिलियन बेल्स की ज़रूरत है तो आप आधे से ज़्यादा कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी कॉटन को आप बिल्कुल भी जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे। आप अपने काश्तकार का गला घोंट रहे हैं, जिस तरह उसका गला गंदम में या अपने गन्ने की फसल में घोंटा, इसी तरह आप उसको कपास के अंदर भी डिमोरलाइज कर रहे हैं। आपकी जो जिनिंग इंडस्ट्री है वो नहीं चल रही। अगर पंजाब हुकूमत ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था उन्होंने कि उन्होंने अगेती काश्त करवाई है, तो लेकिन अब वो फसल तैयार है तो आपकी जिनिंग इंडस्ट्री नहीं तैयार, क्योंकि वो उन्होंने एक फेक जो चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं जी। हम सारी उम्र इसी कॉटन से, जो हमारी 14 मिलियन बेल्स होती थी, इसी से हमारा 40 सिंगल तक का धागा बनता था, हमारी एक्सपोर्ट भी चलती थी इससे। तो आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी कॉटन जो है ये बहुत अच्छी नहीं है, ये लॉन्ग स्टेपल नहीं है, इसकी सफाई अच्छी नहीं है, कंटेमिनेटेड कॉटन है। तो ये अपने काश्तकार को, अपनी जिनिंग इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री को सिर्फ एक EFS के ज़रिए, जो ये गोला कबाब जिसको कहते हैं आम एक ज़बान में, कि ये उसके ज़रिए ये अपनी अयाशियों में और अपनी ये लाकानूनियत की है कि पाकिस्तान के अंदर सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी के साथ और हमारी इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है। ये चंद हाथों के लिए अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि इससे आप जो बाकी डाउनस्ट्रीम आपकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपने पिछली जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्पिनिंग है या प्रोसेसिंग प्रिंटिंग है या आपकी ये SME इंडस्ट्री है, ये सब जो है ये सारे का शिकार हुई हैं। वजह उसकी क्या है कि आपकी पॉलिसीज सही नहीं है। तो इसलिए हुकूमत से हमारी इस्तदा है कि खुदारा इस वक्त भी जो है आपने बजट में वादा किया था उसकी वादे को निभाया जाए। EFS के अंदर आप भले वो स्कीम जारी रखें, लेकिन ग्रे क्लॉथ के ऊपर आप जान के और कॉटन के इंपोर्ट के ऊपर एक तो ड्यूटी लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी, और GST का नफाज करके सब इंडस्ट्री को फलने फूलने का मौका दें। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अकेली नहीं चल सकती, ये भी एक साइकिल होता है। और उन लोगों का मुहासबा किया जाए जिन्होंने मुबैना तौर के ऊपर सैकड़ों अरबों रुपए जो हैं वो उन्होंने EFS के अंदर नाजायज़ तौर पर कमाए हैं, जिन्होंने 80 सिंगल को इंपोर्ट करके उन्होंने जो है 20 सिंगल के चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। वो धागा कहाँ गया? वो धागा यहीं पे पड़ा था, यहीं पे फ़रोख्त हुआ है, हमने ख़रीदा उसको। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जुडिशल एक कमीशन बनना चाहिए जो देखे और ये पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को आगे एक राह मुतय्यन करेगा कि आपने फ़्रॉड नहीं करना। अगर आपने फ़्रॉड करना है तो वो आप अपने आप सज़ा के लिए तैयार हों। तो इसलिए सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए और हुकूमत जो है वो सबको जीने का मौका दे। हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी लाखों लोगों का रोज़गार है। हम सैकड़ों अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, स्पिनिंग से, जिनिंग से लेकर वीविंग तक और साइजिंग तक, और यहाँ के ऊपर लाखों ख़ानदानों का रोज़गार है। खुदारा इस इंडस्ट्री को बताएं, EFS को मुनसफाना तौर पर चलाएँ ताकि हमारी एक्सपोर्ट फ्लरिश करे। वाकई उड़ान पाकिस्तान जो है या $60 अरब, ये कोई इसके ऊपर सही मायनों में हुकूमत चले, हर सेक्टर को अपना बच्चा समझ के, अपनी औलाद समझ के हुकूमत चलाएगी तो यकीनन हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। और हमारे पास दुनिया भर के ब्रांड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और अगर वो ब्रांड्स उड़ान भरना चाह रहे हैं वापसी की, क्योंकि हम लोग उनको कंपेटिटिव प्राइस नहीं दे पा रहे, इसलिए हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले और अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है वो सब के लिए एकसा करे। बहुत शुक्रिया। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है वज़ा करनी पड़ेगी कि तमाम सेक्टर्स को यकसा लेके चलें ताकि हर एक को जो साजगार माहौल या इलेक्शंस के अंदर हुकूमत या जितनी सियासी जमातें कहते हैं हमें एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट दिया जाए। तो वही फ्रूटफुल इन्वायरमेंट आज मैन्युफैक्चरर्स मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदी सनद दरामदात की महदूद होकर रह जाएगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 60% से ज़ायद बरामदात रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर की 60% दरामदात के ऊपर इंहिसार ख़त्म किया जाए, इसे स्क्वीज़ ऑफ करके
40-30 तक लेके जाया जाए, जिसके अंदर हम कोशा है कि पाकिस्तान की कपास जिसमें हुकूमत पंजाब ने कोशिश की तो उसे मिलजुल के यहाँ तक लेके जाए। जिन लोगों ने EFS का गैर कानूनी इस्तेमाल करके लूटा है उनको टहने में लाया जाए ताकि दोबारा कोई जरूरत ना करे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि EFS के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर हुकूमत ने अनाउंस किया कि गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए यौन, ग्रे और कपास के ऊपर टैक्स आयद सेल टैक्स किया जाए ताकि पाकिस्तान की मकामी सनत मुतासिर ना हो। मकामी सनत की जब बात करते हैं टेक्सटाइल की तो सबसे बड़ा सेक्टर उनमें से अगर हम देखें इस पूरी चेन के अंदर एक बड़ा सेक्टर है जिसे हम प्रोसेसिंग सेक्टर कहते हैं, जो कि एप्टपमा के नाम से है। उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं बाबू मोहम्मद अकरम साहब। बाबू जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ वादे कर रही है, इकनॉमी कमेटी बनाई बजट में, उससे भी मुशावरती जो चीज़ें वो नहीं चली, फैसले हो गए, फिर वही चीज़ को दोहराया गया यहाँ सेल टैक्स के अंदर भी। अब फिर एक और अनॉमली कमेटी बन गई जिस मीटिंग में आप भी रात गए तक मौजूद थे कि गवर्नमेंट मुतालबात मान भी लिए, फिर एक 30 रोज़ा वादा कर लिया गया। क्या लग रहा है इस वक्त कारोबारी जब नया माली साल शुरू हो रहा है सब अपना प्लान करते हैं कि हमने साल करना क्या है, वहाँ मुश्किलात हैं, वहाँ वादे हैं, वफा नहीं हो रहे और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। गुज़ारे ये जी कि उस दिन आप मीटिंग में थे, आपको पता है जो बातें हुई थी वहाँ पे, और मैंने एक ही बात की थी कि पहले सबसे आप ज़मींदार को देखें। ज़मींदार बहुत बुरी हालत में है। जब तक वो अपनी ज़राअत में तवज्जो नहीं देगा, वो पैदावार नहीं बढ़ेगी, उसकी पैदावार नहीं होगी, तो वो कैसे आपका पाकिस्तान को चला लेंगे? क्योंकि बेस है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कनक में चले जाएं, आप कपास में चले जाएं, आप ये जो गन्ना है इसके में ऊपर चले जाएं, हर चीज़ पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से पैदा हो रही है। मगर हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले तो ज़मींदार के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही। उसकी मैं मिसाल एक आपको दूंगा। मैं जर्मनी में था तो मैं मुख्तसर सी बात बताता हूँ। तो मैंने उधर एक फार्म हाउस में देखा और मैं वहाँ पे गया फौरी। तो मैंने उससे पूछा, यार ये पंप चला रहे हो जो कि बहुत लंबे चौड़े खेत को पानी लगा रहा था, एक ही आदमी। उसने कहा, जी मुझे इसका डीज़ल जो है हाफ़ कीमत पे मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं है मेरे ऊपर और मैं इसको लेके चल। उस ज़मींदार को सहूलत ये दी जा रही है कि आप पैदावार बढ़ाएं और इसको अपना मुल्क को चलाएं। हम यही कह रहे हैं। अभी भी देखें, आपने कपास की बात देख लें, उसके ऊपर तो पहले मैं बात कर लेते हैं, पहले कपास को देख लेते हैं। अभी कपास अब तैयार है, हर चीज़ रेडी है, मगर उसके ख़रीदार नहीं है। जब तक पॉलिसी नहीं होगी वो खरीदार कहाँ तैयार ही नहीं है। जिसने लेना है, जिसने उसका यान बनाना है, जिसने जिनिंग में चलना है, स्पिनिंग में चलना है, वो कैसे चलेगा? उसको कोई ख़रीदार होगा तो फिर ही चलेगा ना। तो इसके लिए हमने उस दिन भी गुजारिश की थी कि 3 चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाए। नंबर 1 कि आपने यान का अगर इम्पोर्ट करना है तो लोकल सनत को उसके बराबर लाएं, इसकी पैदावार, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डाउन करें, अदर्स जो उसके टैक्सेस हैं उसको कम करके उसकी सतह पे लेके आएँ कि वो इम्पोर्ट और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है तो वो बराबर हो, और उसको पता चले कि मैंने अच्छी मशीनरी लगानी है, अच्छी मशीनरी लगाऊंगा तो मेरी प्रोडक्शन सेल होगी। अदरवाइज़ क्योंकि मैं भी 10 रुपये का बेच रहा हूँ, दूसरा इम्पोर्टेड भी 10 रुपये का बिक रहा है, तो मेरे से कौन लेगा? ये तो हो गई एक उसके, मगर ऐसा हुआ नहीं। वादा किया गया मगर अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। मैं गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही करूँगा कि उसको देखा जाए और उसको मुकम्मल किया जाए। ये तो है इसका मामला। उसके बाद दूसरा सवाल था कि जी यार्न अब के बाद के आपका ग्रे क्लॉथ जो है वो इम्पोर्ट होगा, उसके बाद जो डाइड एंड प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी आएगा। हमने उस दिन भी कहा था कि ये आप इस बात को देख लें कि ये जो करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये सब के सब बैठ जाए। एक सनतकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? एक आदमी है वो मिल चला रहा है, आप फ़र्ज़ करें कि एक आदमी इंडस्ट्री चला रहा है, उसके पास 500, 700, 1000 आदमी काम कर रहा है, 2000 आदमी काम कर रहा है, वो उसको नुकसान होता है। वो तो क्या करेगा? उसको ताला लगाएगा। क्या उसको नहीं पता
कि मुझे इम्पोर्ट यान करके या कपड़ा करके मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो 1000 आदमी को चलता करेगा, एक दुकान लेगा, एक आदमी बैठेगा और ताला खोलेगा और सुबह इम्पोर्ट शुरू कर देगा। उसके पास तो पैसे हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। मगर ये जो करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब के सब ख़राब हो जाएंगे। इस बात को गवर्नमेंट को समझना चाहिए। मेरा ख्याल ये समझ नहीं रहे। टैक्स का जो मामला है जी, अभी हमने कहा जी, अभी पिछले दिनों आपको पता है कि हारून अख्तर साहब जो मशीर हैं, अपना वज़ीर ममलकत हैं, अपना क्या नाम है, वज़ीर आज़म के, कि वो आए तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे। उस दिन भी उन्होंने बड़ी आला गुफ्तगू की है। जब उन्होंने उस मीटिंग में की तो हमने, वो बैठे हुए थे जूम पे, मैं देख रहे थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की है कि काम चलने दिया जाए। मगर इख्तलाफ कहाँ हुआ कि जी आप इसके मिनट्स दे दें या आप इसको मीडिया पे कह दें जी हमारी ये बातचीत हो गई है। इस बात पे छोटा सा इख्तलाफ था। हमने भी कहा यार ये बात सही कर रहे हैं, हमारे लीडरान ने भी कहा ये ठीक कर रहे हैं। एक दो आदमी अपने हमारे चैम्बर से, वो उनकी समझ में बात नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं कुछ जी चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप अनाउंस करेंगे IMF आपके सर पे बैठा है, वो कहेगा जी आप हमसे इनराफ करके चल रहे हैं, हमने आपको कुछ कहा है, तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के साथ अंडर टेबल चल जाती हैं, चलनी चाहिए। इख्तलाफ राय हर आदमी का हक है। तो वो अगर उन्होंने चैम्बरों ने अगर इख्तलाफ किया तो इसका मतलब नहीं है वो हमारी फील्ड से निकल गए, ऐसा नहीं है मतलब। 30 रुकनी कमेटी में शामिल है वो शामिल है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा यार हमें कोई बात बता दें, हम किसी को बताने वाले बने। इतनी बड़ी काल दी हुई हमने हड़ताल की, इस बात पे कोई इख्तलाफ था। बाकी इतनी खूबसूरत बात हुई उधर कि जी एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ भी मैंने उस दिन हारून अख्तर साहब से बात की थी कि आप देखें, आप 40B और 38 को तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप इसके ऊपर कुछ काम करवाएं, मेहरबानी करें। सनतकार अपनी आज़ादी से काम करें। टैक्सेस हम देना चाहते हैं, अगर टैक्सेस नहीं होंगे और टैक्स हम पे नहीं करेंगे तो पाकिस्तान चलेगा कैसे। हमने अल्लाह के फजलो करम से हमने टैक्स दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी हमने अरबों में टैक्स पे किया है। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ओनली प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इन्होंने अरबों में टैक्स पे किया। तो देना चाहते हैं ना, और भी देना चाहते हैं, क्यों नहीं देंगे टैक्स। मगर ये कहें अभी आपने हम 40B और 38 का रोना रो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आपके ऊपर 37AA और 37B और इसकी क्लास 9 वगैरह जो भी और लगा दिए। आज ये हम तो रो रहे थे कि ये ना लगाई जाए, 40B और 38 ना लगाई जाए। उन्होंने कहा जी आपको गिरफ्तार भी करना है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि हम 22% पे भी करें, नॉन रजिस्टर्ड हमने तो नहीं रजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट कर दी। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, 1.5 करोड़ अफराद मौजूद है, तो कल रजिस्टर्ड नहीं करें ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें आप पाबंद कर दें, एक ऐसा रो दे दें हमें कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये नहीं किसी नॉन रजिस्टर्ड का काम करें। इसमें कोई इख्तलाफ है नहीं, ये तो बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं उनका। ये हम 10 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमें पाबंद कर दें। आप खुद कह रहे हैं कि हमें बंद करें ताकि हम कारोबार में करें। ये नहीं हम कह रहे कि आप चलो, इनको तो हमने कहा जी आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मेरी खुद मैं एक दौर में इस्लामाबाद गया था तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी ये नहीं हम कर सकते। मैंने कहा ये हमारे पास क्या पावर है कि हम लोगों को रजिस्टर्ड करें, बताएं कर सकते हैं। तो ये आप 4% ले रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। जो हमें 22% पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं उसका, हमसे कुछ नहीं मिलता उसका। यकीन करें जो 22% हम पे करते हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल में हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं। मगर हम कहते हैं यार काम चलना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमें भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, और जहाँ पे जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस यूनिट के साथ, मतलब मुकम्मल चैन है ना जी। थोड़े लोग थोड़ी हैं, देखिए ना अभी 3 लाख लूम तो फैसलाबाद में लगी हुई है, जंग में है, हाफजाबाद में है, अदर कराची में है, गुजरांवाला में है। एक लूम थोड़ी सी जुड़ी हुई है, इसके साथ तो बेइंतहा चैन जुड़ी हुई है। मगर होता क्या है कि मेरा ख्याल है कुछ साहबान ऐसे हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं। एक आप कौन आदमी होगा कि आपको नॉन रजिस्टर्ड का खुद पे भी करे 22% और हथकड़ी भी लगवाए। बिल्कुल सही। क्या हमें ज़रूरत क्या है। हम तो कहेंगे भाई जी आपकी मेहरबानी है, इनको रजिस्टर्ड कर लें किसी तरह। नहीं करना तो हमें पाबंद करेंगे, आप इनका काम नहीं कर सकते, हमें ऐसा रो देते हैं। मगर वो देंगे तो आगे बात चलेगी ना। बिल्कुल सही है। बाबू मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे। बहुत ही एक
रुख वो वाला मुतय्यन किया इन्होंने जो गुफ्तगू के अंदर मुख्तलिफ था कि गवर्नमेंट फाइलर बढ़ा ले, टैक्स गुजार बढ़ा ले, ना कि जो पहले टैक्स देने वाले उनके गले के ऊपर फंदे को मज़ीद टाइट करे कि लोग टैक्स देने से खाइफ हों। ये गुफ्तगू पहले भी हुई प्रोग्राम के अंदर, सब साहब यही कहते नज़र आए कि गवर्नमेंट पॉलिसियाँ वज़ा करे, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ वज़ा करने के साथ फिर उनके ऊपर अमल दरामद जो सख्त करे। ये ना हो कि एक चोरी की विंडो मुहैया की जाए जिसके ऊपर लोग जाएँ, जबकि वादा किया गया SROs का अभी तक जारी ना होना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए एक मनफी पहलू बन के सामने आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामद कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, जहां पाकिस्तान की कुल बरामदात 32 अरब डॉलर पे क्लोज होती हैं। वहीं रेमिटेंस का हिस्सा फिर पाकिस्तान में ज़्यादा है, जबकि दरामदात पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल की बनस्बत 2 अरब डॉलर बढ़ती हुई नज़र आ रही। तो क्या दरामदात बढ़ाने से हम अपनी बरामदात बढ़ाती शो करना एक पॉजिटिव साइन है या नहीं? एप्टमा के साथ भी एक वादा और टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ, मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ होने वाला जो वादा है वो भी वफा ना हो सका। बजट गुजरे को, पास हुए को कमोबेश 1 महीना होने को अब है, लेकिन हुकूमत अभी तक जो यॉन और ग्रे क्लॉथ के ऊपर लगा दरामदी टैक्स है उसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। नवीद गुलजार साहब जोनल चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, कैसे देख रहे हैं कि एप्टमा ने एक ख़त दोबारा हुकूमत को रियलाइज़ करवाने के लिए भेजा है कि आपको रिमाइंडर दिया जाए कि अभी तक स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है और 1 महीना होने को है। आगे इस वक्त हमारी कपास की फसल पहले बारिशों ने मुतासिर की, अब आने को तैयार है। अगर ताखीरी चीज़ें चलती हैं, ये वादा वफा नहीं होता, तो क्या नुकसानात के अंदेशा है? जहाँ किसान एक उम्मीद लिए बैठा था कि इस पाबंदी के बाद दोबारा जिनिंग सेक्टर चलेगा, स्पिनिंग सेक्टर चल जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो है सेल टैक्स का नफाद है, ये 3 चीज़ों के ऊपर है। एक कॉटन के ऊपर है, फिर जो है यान के ऊपर है और ग्रीन फैब्रिक के ऊपर है। तो अब तीनों चीज़ें जो हैं वो मुतासर हो रही हैं और 21 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है उसका SRO जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, हुकूमत ने कोई SRO जारी करना हो तो रातों रात भी जारी कर देती है, तो उसको 21 दिन जो है फ़ाइल जो है वो अभी तक मूव नहीं हो रही। तो उस पे बड़ी तशवीश पाई जा रही है एप्टमा के हलकों में, कॉटन जिनिंग के हलकों में, फार्मर्स में, और जो ग्रे क्लॉथ के मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर वेरी वरिड कि ये कब इशू होगा। अच्छा नवीद साहब, एक तरफ तो अभी वो इशू होना बाकी है, दूसरी तरफ एप्टमा ने ख़त भी लिखा जिनर्स और फार्मर्स जहाँ से ये सेटअप स्टार्ट होना है, जहाँ इस वक्त हमारी अगेती फसल की पिकिंग आने वाली है, जो गवर्नमेंट ने कमोबेश 10 लाख एकड़ेज की हद रखी थी, जिसमें 1.5 लाख एकड़ेज एक बड़ी हद जो है वो अबूर की गई पंजाब के अंदर। लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छी फसल आने को तैयार है, लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे रहा तो क्या जिनर्स वो कपास उठाएंगे? देखिए, दूसरी चीज़ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना वो काम दोबारा नहीं करता। अगर आप फार्मर को उसका सही रेट नहीं देंगे तो उसने वो फसल दोबारा उसको उगानी नहीं है, उसने जो है ऑल्टरनेट क्रॉप के ऊपर जाना है। तो हमें चाहिए ये कि हम कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके अगती काश्त जो है उसको ही फसल को जो है इतने 85% जिस तरह आप फरमा रहे हैं किया है, तो वी हैव टू गिव देम अ बेटर रेट कि वो लोग दोबारा इस फसल को उगाएं और जो है ये मुल्क तरक्की कर सकें। तो इस वक्त जिनर्स से आपकी डेफिनेटली, आप एक स्पिनिंग के मालिक हैं, एसोसिएशन दे रहे हैं, तो आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप जिनर्स के साथ भी राब्ते में थे। क्या हमारा जो जनूबी पंजाब के जिनर्स की बड़ी बेल्ट है वो इस वक्त तैयार है, जहां कपास के ऊपर भी 10% सेल टैक्स से नफाज का मकसद यही था कि पाकिस्तान के बाहर से आने वाली रुई जो है उसे कंडेम किया जाए और हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ख़ासतौर रुई को थोड़ा प्रमोट किया जाए, फार्मर को भी अच्छा रेट मिले, लेकिन SRO ना जारी होने से क्या असरात मुरतब होंगे? अब क्या हो रहा है कि जनरली व्हाट इज़ हैपनिंग कि आपकी सेल रुकी हुई है। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो ये SRO जो है उसका नफाज नहीं हुआ, दूसरा अमेरिकन टैरिफ जो है उसका ऐलान अभी तक नहीं हो सका। उस वजह से जो यान की, कपड़े की सेल जो है वो स्टैंड स्टिल के ऊपर है, लोगों को बस पैसा आ नहीं रहा, वो आगे जो है वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो माल अपना उठा नहीं रहे। तो ये बहुत, दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। तो हमारी तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि अगर एक फ़ैसला कर लिया है, तो अगर फ़ैसला करके आपने उसका ऐलान बजट के दौरान कर दिया था, तो उसमें क्या ऐसे महरक़ात हैं कि वो उसका SRO अभी तक जारी नहीं हो सका, उसको फिल फॉर जारी होना चाहिए। और अगर आप देखें कि इस वक्त एप्टमा इधर तो खड़ा है, साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन और जो गैस की प्राइसेस हाइक हुई हैं
उसके असरात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या मरतब हो सकते हैं? जो देखें, जो भी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था वो 30 जून तक के थे टैरिफ। एग्जैक्टली। ठीक है, 30 जून के बाद जो अब हमने बहुत नेगोशिएशन की जो है IPP के साथ, वो नेगोशिएशंस का नतीजा ये निकलना था जो नेपरा का बेस टैरिफ है उसको काफ़ी हद तक कम होना चाहिए था। वो ग़ालिबन ₹1.15 या ₹1.20 उन्होंने जो है वो टैरिफ को कम किए। तो डेट मीन्स कि कुछ ना कुछ इसके अंदर भी गड़बड़ है कि आपने बहुत से लोगों को नाराज़ किया, उनसे मुआहदे किए, मुआहदे करने के बाद उसका असर बेस टैरिफ पे नज़र नहीं आ रहा। जो 2 और टैक्सेस थे जो उन्होंने कम किए थे वो तो 30 जून को एक्सपायर हो गए। तो अब जो बिजली 30 रुपये के करीब थी एंड ऑफ जून, वो 1 जुलाई से 34-35 रुपये को चली गई। और ये अल्टरनेट जो हमारे प्राइस फ्यूल एडजस्टमेंट है ये भी पढ़नी है। देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म क्या है कि जो FP ये होता है कि जो अगर जो फ्यूल कंपोनेंट है अगर उसकी प्राइस जो है उस दौरान चेंज होती है उस महीने के अंदर तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि आपको कि पानी नहीं था, जो कुछ महीने ऐसे थे जिसके अंदर अप्रैल मई जून जो ऐसे महीने थे कि हमारे डैम खाली थे, हमारी जो पानी की जो रिलीज़ करते हैं वो कम किया। जब रिलीज़ कम किया तो उससे भी बिजली कम बनी। लेकिन अब बारिशों की वजह से वी आर हेयरिंग के डैम जो है भर गए, तो हमारी हाइडल कैपेसिटी जो है वो फुल स्विंग में आ जाएगी और बेहतरी आने की उम्मीद है कि FPA में ख़ास तौर पे जो अगले जुलाई अगस्त के बाद जो FPA है वो शायद बेहतर हो जाए। सब आप जोनल चेयरमैन अप्टिमा होने के नाते ये कैसे देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने भी टाइम ले लिया 30 डेज़ का, इधर ये वादा वफा नहीं हुआ, एक नया वादा कर लिया गया है, एनॉमली कमेटी एक बना दी गई है जिसमें चैम्बर्स के सदूर शामिल हैं, 2 लाख के ऊपर टैक्स वाला मामला जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स का है, इसके अलावा 37A और B का मामला है, डिजिटल इनवॉइस का मामला है, ये कितना इम्पैक्ट करेगा? अभी इधर से जिनर देख रहा है, स्पिनर देख रहा है कि वो इंडस्ट्री कैसे चलाए, एक कभी नोटिफिकेशन नहीं आया, ऊपर से ये नया नोटिफिकेशन क्या दरामदाद को ज़्यादा सपोर्टिव करेगा या मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा कंडेम करवाएगा? अगर आपने चेंजेस करनी है ना तो आपने चेंजेस आपको जो है वो ऐसा चेंजेस करनी चाहिए, एक एक करके चेंजेस करनी चाहिए। अब हमारी हुकूमत की आदत है एकदम चेंजेस कर देती है। आप देखें हर आदमी जो है वो एकदम अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर सकता। वो रजिस्टर्ड अगर अनरजिस्टर्ड कारोबार करे रजिस्टर्ड में नहीं आ जाएगा, एकदम ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी। आपने सहल हर चीज़ को आसान बनाना है, आसान बना दें, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, हर आदमी को टैक्सेस को का बोझ कम करें ताकि लोग टैक्स में आ सकें। यहाँ ये होता है कि एक आदमी टैक्स देना शुरू करता है, आप उसको टैक्स इतना बढ़ा देते हैं कि वो भी रास्ते ढूंढता है कि मैंने अपना टैक्स किस तरह बचाना है। तो टैक्स का जो में कोई बंदा जो है इस क्या कहते हैं इस निज़ाम के होते हुए वो टैक्स के नेट के अंदर आना नहीं चाहता। अब इस वक्त आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश पे टैक्स लग चुका है, भारत पे टैक्स लग चुका है एंड डोनाल्ड ट्रंप सेड नो नेगोशिएशन, हमारा वफद मौजूद है, क्या पाकिस्तान के इस अच्छे माहौल में जहां हमने नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें नॉमिनेट किया है और एक साजगार माहौल जहां वो हमारे साथ खुद सदर वज़ीर जो अमेरिका वो कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड चाहता हूँ, ये ट्रेड लवर कंट्री है, आपको लगता है कि हमें यहाँ कुशन मिलेगा और इस कुशन का फ़ायदा उठाने के लिए जितने ही हर्डल्स हम गिन चुके हैं वो रुकावट मज़ीद बनेगी या ये हमें उधर से कुशन मिलेगा तो गवर्नमेंट भी कुशन देगी? देखिए बांग्लादेश का टैरिफ तो 35% आ गया है, बट इंडिया का टैरिफ मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैंने नहीं देखा कि इंडिया का कोई टैरिफ अभी तक अनाउंस हुआ है। उधर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया? नहीं, अभी तक अनाउंस नहीं किया। उसने कहा है कि हम इंडिया का बेहतर टैरिफ दूंगा। 10% आई थिंक वो लगाया जो वो एक पूरी डॉलर के खिलाफ कंपेन चलाने वाले मुल्क थे उनकी वजह से 10% लगा दिया। वो एक आसियान है, आसियान जो आसियान के मुल्क हैं ना उनके ऊपर तो लगा है। जो इंडिया है वो आसियान का मेंबर है, हाँ उस पर 10% लगाया। हम लोग पाकिस्तान आसियान के मेंबर नहीं है। तो हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो खुद गए हैं, उन्होंने जाके नेगोशिएशंस की हैं। हमारी नेगोशिएशन इतनी मुश्किल नहीं है कि आपका हमारा जो फ़र्क है वो $2-3 बिलियन से ज़्यादा का नहीं है। इंडिया का या बांग्लादेश का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा था, तो हमारा फ़र्क बहुत कम है। लेकिन अब मुझे जो चीज़ का खौफ या डर लगता है वो ये लगता है कि वो मुल्क जो हैं वो ट्रेड फैसिलिटेटर मुल्क हैं। जो बांग्लादेश है या
मे बी वियतनाम है, मे बी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया तो काफ़ी नेगोशिएशन की हैं, उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना है कि आप जो अगर टैरिफ का नुकसान होगा तो वो नुकसान जो है वो किस तरह वो बर्दाश्त कर सकें। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, हम तो अपने एक्सपोर्टर्स को या अपने मैन्युफैक्चरर्स को मारने की कोशिश करते हैं कि उनसे किसी तरीके से। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पाकिस्तान का कारोबारी हुजम, जिसको कहते हैं जीडीपी कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो बढ़ नहीं रहा, उसके बढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आप कहते हैं कि आपने एक साल 12,000 ट्रिलियन जमा करना है, अगले साल 14,000 ट्रिलियन जमा करना है, ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुझे बात की समझ नहीं आती कि हुजम आप कम करते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप बंद करते जा रहे हैं, किसी टैक्स नेट भी वही हैं, उन्हीं लोगों के गले में फंदा है। वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो अल्टीमेटली अगर स्पिनिंग मिलें पाकिस्तान में नहीं चलेंगी, अगर EFS का कानून इसी तरीके से रहा तो मिलें नहीं चल सकती। अगर मिलें नहीं चलेंगी तो बंद हो जाएंगी, आपकी बिजली की कंजम्पशन के ऊपर असर पड़ेगा, लेबर के ऊपर असर पड़ेगा। फिर कुछ ना कुछ तो वो टैक्स जनरेट करते थे, उनके सप्लायर्स थे, उनके ट्रांसपोर्टर थे, उनके क्या कहते हैं मशीनरी बेचने वाले लोग उनको थे, स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले लोग थे, वो सब लोगों का मुतासर होना होगा और वो सब लोग भी टैक्स नेट में थे। बहुत शुक्रिया नवीद गुलजार साहब मौजूद थे। लुबे-लुबाब ये है कि एक पॉलिसी ऐसी जो सबके लिए साजगार हो। इस वक्त जहां पूरी दुनिया ट्रेड के ऊपर चल रही है, अमेरिका ट्रेड के नाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जंगें बंद करवा रहा है, वहां वो एक मुल्क का बारहा नाम लेता है आपका फेवरेटिज्म के हवाले से, तो उसका इस फेवरेट माहौल के अंदर कुशन को फ़ायदा उठाने के बजाय अल्टरनेटिव देखें तो उसके नेगेटिव पहलू के तौर पर जहां बांग्लादेश दीगर ममालिक के ऊपर लगने वाले टैक्स के ऊपर उनकी गवर्नमेंट्स ये कोशिश कर रही है उन्हें इंटरनल कुशन मुहैया किया जाए ताकि एक्सटर्नल सतह के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो हर्डल ना बने। जबकि पाकिस्तान के अंदर कहीं आलमी सतह पर हर्डल्स हट रही हैं तो मुल्क की सतह के ऊपर इतनी सारी मुश्किलात खड़ी की हैं कि मैनुफैक्चर ये देख रहा है पाकिस्तान में कारोबार करे या शिफ्ट ऑन करे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हमारे साथ फैसल ऐवान सनअत तिजारत के सीनियर नायब सदर कैसर शमस गुच्छा मौजूद हैं। इन्हें लेने का मकसद इस प्रोग्राम में ये है कि ये साबिक एक तो चैम्बर की नुमाइंदगी, दूसरा ये साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाइमा हैं और पाइमा इस पूरे स्नैरियो के अंदर इंटरलिंक है। हमने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश की कि वही तमाम दोस्त लिए जाएं जो एप्टमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एसोसिएशन के अंदर थे, लेकिन गुच्छा साहब चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए चैम्बर के हवाले से और पाइमा के हवाले से मुश्तरका सवालात करेंगे। गुच्छा साहब, गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि एप्टमा ने कहा कि हमारे जो मकामी सनत है वो तबाह होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रे क्लॉथ बाहर से मतलब सबसे पहले यौन बाहर से आ रहा है, जो पाकिस्तान की मकामी ज़रूरत है उससे बढ़ के आ रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। 800 कंपनियाँ थी, 2800 हो गई। बहुत बड़ा फ्रॉड केस बना कहा जा रहा है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ग्रे क्लॉथ वाले वहीद खालिद रामे साहब ने लूमों की तरफ से कहा ग्रे क्लॉथ आने लगे, हम लूमें कहाँ चलाएंगे। साथ एप्टमा भी खड़ी हुई कि सब ख़त्म हो जाएगा, जेपटाइज हो जाएगा, हम सिर्फ दरामदी मुल्क बन जाएंगे कि सिर्फ स्टिच किया और बाहर भेज दिया। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो भी वादा कर रही है वो कहीं ना कहीं वफा नहीं होता और लटका रहता है? 1 महीने होने को है बजट पास हुए को, वो अभी तक कहीं अभी तक कोई SRO जारी नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप लोगों की मीटिंग्स, एक फिर आप लोगों के साथ ये नॉर्मली कमेटी बना के अब 30 दिन का वादा कर लिया गया। लग क्या रहा है कि इस वक्त जब बांग्लादेश भारत के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं तो हमें अमेरिका जैसी बड़ी मंडी से फ़ायदा उठाना चाहिए, हम अपनी अंदरूनी मुश्किलात से नहीं निकल पा रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि हमारा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है। तो हमने अपने इस चैम्बर पर हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, पाइमा है, एप्टमा है, बाकी दूसरे हमारे वीविंग के इदारे हैं, तो हमने सब की जो नुमाइंदगी करनी होती है। और मैं समझता हूँ कि सब जो स्टेक होल्डर हैं उनकी मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। अगर आप समझते हैं एप्टमा वाले उनका अपना इशू है, अगर आप देखें जो डाइंग वाले हैं उनका अपना इशू है, उसके अलावा अगर आप वीविंग वाले हैं उनका अपना इशू है, उसके अलावा अगर एक्सपोर्टर्स हैं उनका अपना इशू है। मैं समझता हूँ ये पिछली दफ़ा जो अभी गवर्नमेंट ने EFS जो बनाया था उसमें था असल में ये कि एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए जो है एक्सपोर्टर को एक रिलीफ दिया गया था कि बाहर से वो सस्ता जो है वो खाम माल मंगवा के उसको यहाँ पे मिडअप करके फिर बाहर वो एक्सपोर्ट करे। तो उसमें ये हुआ कि उसमें फिर एक्सपोर्टर्स ने जो है वो उसमें ये गलत काम ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको एक फैक्ट्री में ज़रूरत है 50,000 बैग की, तो एक्सपोर्टर ने 1 लाख बैग मंगवा लिया, 50,000 खुद इस्तेमाल किया और बाकी जो है बाज़ार में
और बाकायदा शेयर कर दिए। जो बरामद करने थे उस काउंट से हटके शो ये किया, लेकिन काउंट कोई और मंगवा के लोकल डंप कर दिया, जिससे हमारी मकामी मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई और लोग चीखते चलाते नजर आए। उसमें सर मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि मैं EFS के मुखालिफ नहीं हूँ। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ, एक तो EFS में जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और नंबर 2 वो पाकिस्तान में आप वो चीज़ मंगाएं जो पाकिस्तान में नहीं बनती। बिल्कुल सही है। देखिए ना, अगर एक्सपोर्टर को अगर कोई 100 सिंगल का धागा चाहिए तो हमारे पाकिस्तान में नहीं बना तो वो बाहर से मंगवाएं। आ सकता है। तो अगर बन रहा है तो फिर बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे तकरीबन कोई 350-400 हमारी स्पिनिंग मिल चल रही थी, तो जिसके बाद यकीन करें जो हालात ऐसे आए हैं, बिजली की प्राइस बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और बाकी चीज़ें जो है इतनी हाई चली गई हैं कि हम वो तकरीबन जो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम थे, ग्रुप थे बड़े, वो सब ख़त्म हो गए। जिसमें था ये एक चकवाल ग्रुप था, दान फाइबर ग्रुप था, इस तरह काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो सिर्फ हमारी जो नाक़िस पॉलिसी टेक्सटाइल की उसकी वजह से बंद पड़े। आज हमारे जो तकरीबन कोई 150 के करीब मेरे ख्याल में, मैं अंदाज़ा है मुझे, इतने अगर हमारे स्पिनिंग यूनिट चल रहे हैं उसमें भी बंद होने शुरू हो गए। उसकी मेन वजह यही थी जो बाहर से धागा आ रहा था। देखिए हमारे जो लोकल हमारा बंदा जो धागा जो स्पिनिंग वाला बना रहा है, उसको कॉस्ट आ रही है 6,000 रुपये पर बैग आ रही है। तो मिसाल जो बाहर से जो आ रहा है वो हमें मिल रहा है 4,000 में। तो आप बताएं जो लोकल बाहर वाला जो सेल टैक्स के बगैर मंगा रहा है, इसलिए जो है सेल टैक्स पे कर रहा है। तो मुझे बताएं जो लोकल हमारी जो स्पिनिंग में है वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे स्पिनिंग वाले। उसके बाद हमारे फैसलाबाद में मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी पावर लूम्स हैं या हमारी एयर जेट लूम्स हैं या सबसे बड़ा वेविंग सेक्टर फैसलाबाद में है। तो आप अंदाज़ा करें कि उन सेक्टर के लिए जो है, जो बाहर से जो धागा हमें आ रहा था, तो हमने जो है हमारी उनकी ये ख्वाहिश थी कि धागा बाहर से आए ताकि हमें जो धागा सस्ता मिले और हमारी लूम चले। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी जो है बाज़ार में थोड़ी तेज़ी आती है तो ये सब जितने भी हैं स्पिनिंग मिल वाले बिल्कुल ये जो है अपने रेट बढ़ा लेते हैं, और फिर ये उनको जो है पावर लूम वालों को बहुत महंगा धागा मिलता है। तो उनका अपना ये मौक़िफ़ था कि EFS में को होना चाहिए ताकि हमें जो सस्ता धागा मिले उसके सब मुताबिक हमारा जो फैब्रिक है वो हम बाज़ार में अच्छे रेट में बेचें। लेकिन जब ग्रे क्लॉथ आया फिर उनको लगा हमारे ऊपर भी आ गया काम। अब जो है हम ही उसके अलावा अब जिस तरह बाकी एक्सपोर्टर में आने बात की है, अब ये वेविंग वाले हैं, अब स्पिनिंग वाले हैं, सबका अलग अलग इशू है। अब मकसद ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो इस तरह का जो EFS जो है उसमें कम से कम ये चाहिए कि उस पर जो है चेक एंड बैलेंस हो। अब तो उन्होंने 18% मेरा ख्याल वो उस पर ड्यूटी लगा दी है, उसका SRO नहीं अभी तक आया, उसका भी SRO भी नहीं आया। इसके अलावा जो हमारी जो रॉ हमारी कॉटन है उस पर जो 10% लगाया वो भी नहीं उसका SRO भी आप देखें कि इस तरह हमारी इस तरह जो अगेती फसल करवाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और इतनी हमारी इस वक्त क्रॉप जो है अच्छी हुई है, तो मैं समझता हूँ वो जो 10% जो है वो अगर उसका SRO जारी होना चाहिए ताकि हमारा जो लोकल हमारा जो ज़मींदार है, जो हमारा जिसने इतनी मेहनत करके वो कपास जो है उसने वो लगाई है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। साहब आप बेहतर जानते हैं कि अगर अकेती फसल के ऊपर पहली पिकिंग के ऊपर उसे अच्छी कीमत मिलेगी तो वो अगली पिकिंग्स भी करेगा, लेकिन अगर नहीं तो वो उसे ख़त्म कर दे, वो उसे कहेगा मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, अगेती पे नहीं मिला तो मुझे जाके पछेती पे या अगली पिकिंग पे क्या मिलेगा। पहली पिकिंग पे अच्छी कीमत मिलेगी, डेफिनेटली वो इनकरेज होगा, और यही इम्कान किया जा रहा है। ज़राई माहिरीन कह रहे हैं कि अगर पहली पिकिंग पे अच्छा रेट मिल गया तो किसान इसकी केयर करके इसे 63-65 मन तक लेके जा सकता है और पाकिस्तान 1 करोड़ बेल क्रॉस कर सकता है इस साल। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया। मैं समझता हूँ कि कुछ देखें, अगर हुकूमत पंजाब हमारी जो है उतनी इसने स्ट्रगल की है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको रिलीफ देंगे तो उनके लिए हम बेहतर मौका फराहम करेंगे, तो फिर ही वो अपने वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपनी क्रॉप बढ़ाएगा। तो पहले आपने जो ऐसा आप जो भी कोई आप जो कोई पॉलिसी बनाते हैं उसको मौके पर उसकी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। जिस तरह भी आपने कहा कि 10% का अभी तक वो नहीं आया रॉ इसका रुई का, और उसके अलावा हमारा जो 18% हमारा फैब्रिक का वो भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारे जो है हमारी सबसे हमारी बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हमारी जो पॉलिसी बनती है उस पर वो टाइम पे उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी जो EFS का कानून है उसके मुताबिक उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए दोबारा कि क्या हमारे कितनी ज़रूरत है। और जो चीज़ सबसे बड़ी मेरी मैं समझता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है वो बाहर से नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अगर अच्छी तरीके से मैनेज कर लें, हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है वो बेहतर बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी इंडिया और बांग्लादेश को भी टैरिफ लग गया है अमेरिका की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है।
इस वक्त हम अपनी जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं उसको आप बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उड़ान पाकिस्तान है, तो इंशाल्लाह वाकई पाकिस्तान जो है उड़ेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। कैसे शहमद गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि इस वक्त हमारे पास गोल्डन चांस है। बांग्लादेश पर 37% टैक्स आयद हो गया है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी से अपनी यौन दरामद की पॉलिसी वज़ा कर दी है और मुआहदे कर लिए ताकि हम अपने एक्सपोर्टर को कुशन दें, ताकि वो जो बरामदात के अंदर अमेरिका से टैरिफ लगा है उसके अंदर हम कंपनसेट करके अपनी बरामदात मुतासर ना होने दें। और हम जहां भारत हमारे कॉम्पिटिटिव के ऊपर टैक्स लग रहा है, हम साजगार माहौल देने की बजाय जहां सबसे ज़्यादा चांसेस है पाकिस्तान को कुशन ही मिलेगा अमेरिका से, जो नेगोशिएशन शुरू हुई है, पाकिस्तान की वफद गया था, वहां पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को फ़ायदा मुयसर आएगा और पाकिस्तान ये कम से कम टैरिफ के ऊपर जाएगा। तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने की बजाय अंदरूनी मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैन्युफैक्चरर सर पकड़ के बैठे हैं कि हुकूमत बैरूनी आसानी के बाद अंदरूनी परेशानियां पैदा करी है जो कि इंडस्ट्री को फलने फूलने नहीं देगी। तो फिर उड़ान पाकिस्तान का टारगेट कैसे पूरा होगा? गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के मशावरत से अगर चीज़ों को लेकर चले तो उड़ान पाकिस्तान का टारगेट 1 साल में भी अचीव करना नामुमकिन नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।